स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। हाँ, तो आज का ये क्लास स्टार्ट हुआ है चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने के बाद, है ना। लास्ट वाला टॉपिक था टर्नर सिंड्रोम, वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा भी था कि नेक्स्ट वाले क्लास में आपके सारे पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में एमसीक्यू करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एमसीक्यू करवा लेते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा था बच्चा, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा है। और लेकिन आज के क्लास में सिर्फ 25 क्वेश्चन ही मैंने लिया है। नेक्स्ट वाले क्लास में फिर 25 ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। उसके आगे 26 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कम से कम आपके जितने लंबे चैप्टर होते हैं तो उसमें ज्यादा ज्यादा एमसीक्यू कर लेना चाहिए। और एमसीक्यू करने से मुझे लगता है ना बहुत फायदे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, डाउट क्लियर होते हैं, ये सारा होता है, समझे। तो आपको क्या कहना था मुझे कि नेक्स्ट वाले क्लास में फिर से आपके 25 एमसीक्यू आएंगे, आज वाले में भी 25 एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू 2 दिन चला के इसके बाद क्या करने वाली हूँ, इसके बाद आपके इसमें के लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है ना और 1 लाइन वाले आंसर वाले क्वेश्चन है, ये दोनों करवाने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद पहले एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के बाद साइड बुक जो है मेरे पास उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें, चलो आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, इसको देख लेते हैं। यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का, ध्यान से देखना क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके नीट वाले बनते हैं, ठीक है। नीट देना होगा, मोस्टली स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि मैं बायोलॉजी लिया हूँ, मैं बायोलॉजी ली हूँ तो मेरा एक ऐसा ड्रीम होगा कि मैं डॉक्टर बनूं। इस तरह का माइंड में सेट होता है ना बच्चा, ठीक है। तो जिनको बनना है एकदम मन लगा के मेरी बातों को सुनिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा इसको। यदि एक हीमोफिलिक पुरुष है, हीमोफिलिक पुरुष है, ठीक है, तो एक सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो संतान कैसी होगी। ध्यान से इसको देखना, हीमोफिलिक है ना, ठीक है। मैं अपनी तरफ से सॉल्व करके आपको यहां पर पहले आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। एक कहां चला गया, 1 मिनट, आ गया, ठीक। इसका आंसर होगा सभी सामान्य, समझे। मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर ये जो हीमोफिलिक का जो वो होता है बीमारी वाला जो एलील होता है, ठीक है ना, वो एक्स, इसके जीन जो होते हैं एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। यदि ये महिला के दोनों यक्ष पर है तब तो वो महिला इससे पीड़ित होगी, ठीक है। और अगर एक ही पर है तो ये महिला क्या होती है, सामान्य होती है, वाहक होती है जरूर, क्योंकि जब इसकी शादी होगी तो इससे अगर लड़का पैदा होगा तो उसको ये बीमारी हो जाएगी, लड़की को नहीं होगी। और अगर पुरुष है तो उसके सिर्फ यक्ष पर, एक ही यक्ष पर इसके आ गए एलील्स ना, इसके बीमारी के आ गए जीन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पीड़ित में आता है। ये किस में आता है, ये पीड़ित में आता है बच्चा, ठीक है। मतलब वो रोग उसमें ये लग चुका है, ठीक है। यानी पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर अगर में इसके मिल जाए तो पुरुष हो जाएगा पीड़ित, यानी हीमोफिलिक हो जाएगा। और महिला में क्या है, अगर में वो सामान्य लिखा है यानी वो महिला में कहीं इसके नहीं है। और अगर ये बोलता यहाँ पर वाहक बोल देता ना तो वाहक के लिए ये है, ये वाहक है, ये वाहक है। ये वाहक का मतलब होता है कि महिला के एक गुणसूत्र पर इसके जीन मौजूद हैं, एक गुणसूत्र पर, तब वो वाहक है। वाहक का मतलब वाहन, वाहन का मतलब किसी चीज को ढो के दूसरे में ले जाना, यानी उस महिला में इसके जीन है और दूसरे में पहुंचा देगी, ठीक है, ये वाहक होगी। और वाहक जितनी महिलाएं होती हैं वो नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल में हैं वैसे ही वो नॉर्मल होती हैं, उनमें इस तरह की बीमारी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन उनसे जब नए जनरेशन में उनका जब बेटा होगा तो उसको ये बीमारी होगी। कैसे होगी आपको दिखा देते हैं। देखो, हीमोफिलिक बोला है पुरुष, पुरुष का गुणसूत्र यही होता है। सामान्य स्त्री बोला है, सामान्य स्त्री का ये होगा, ये है पुरुष, ये है स्त्री। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है,
इतना समझ में आया? जब इनका क्रॉस करवाने जाओगे तो पहले क्या निकालोगे, x एक तरफ होगा, y ऐसे, x x, इनका तो नॉर्मल यही होता ही है। ठीक, अब क्या करना है, इनके बीच में क्रॉस होगा, इस तरह का टेबल बनेगा, इधर 4 इधर हो जाएंगे, मेल इधर हम रख देते हैं, ये वाला यहाँ हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये पुरुष का है ना, y दिख रहा होगा तो पुरुष का है, यहाँ पर x यहाँ पर x, ये फीमेल का हो गया, क्योंकि सामान्य है तो कहीं भी h नहीं लगाओगे। अब इनको क्रॉस इसके साथ करोगे तो ये देखो, ये x इसमें आ गया, यानी ये वाला x आया जिसपे हीमोफिलिया वाले हैं, तो ये तो वाहक का कार्य करेगी ना। अब देखो यहाँ पर इसका करेंगे, यहाँ पर भी सॉरी ये x होगा, यहाँ पर भी इसके वाहक पहुंच गए, यानी ये जो दोनों लड़कियां होंगी वाहक, लेकिन सामान्य होंगी। ठीक है, वाहक का मतलब कि इनके में मौजूद रहेगा लेकिन प्रभावित नहीं रहेगा, प्रभावी लक्षण नहीं देगा। ठीक है, और ये माता का जो गुणसूत्र है ये नॉर्मल है, तो एक्स वाई यानी जो लड़का होगा इसमें इसके गुणसूत्र आएंगे ही नहीं। यही कंडीशन है यहाँ पर। अगर ये माता में होता तो, अगर ये माता में, आगे वाला क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, ये माँ में अगर में इस तरह के होगा, उनके गुणसूत्र पर है और पिता वाले में नहीं है, पिता एकदम स्वस्थ है, तब ये देखो यहाँ पर इनके में तो ये पहुंच गई हैं एक्स और एक्स। ठीक है, ये लड़कियां वाहक हो रही हैं और ये नॉर्मल, एक लड़की वाहक एक लड़की नॉर्मल। अब ये जो इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर पहुंचा और मैंने इसको कहा था कि ये पीड़ित होगा, यानी एक लड़की कोई बीमारी हो गई और एक लड़का नॉर्मल हो गया, यानी एक लड़का एक लड़की नॉर्मल, एक लड़की वाहक और एक लड़की कैसी हो जाए, एक लड़का कैसा हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। ये माता में है तो, और माता के दोनों एक्स पर हो जाता ये, तो ये दोनों लड़कियां वाहक हो जाती है, दोनों लड़के पीड़ित हो जाते, ऐसा होता। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन का था। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपने उससे समझा होगा तो सभी सामान्य, क्योंकि वाहक वाले भी सामान्य में आते हैं, कोई ऐसा बीमारी का लक्षण दिखेगा ही नहीं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपके लास्ट के दूसरे क्लास वाले में बताया गया था, ये पूछा है कि गुणसूत्र की संख्या क्या होती है क्लाइनफेल्टर्स, यही होती है ना, एक एक से बढ़ जाता है, ट्राइसोमी आ जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरे नंबर पर देखते हैं, किस आनुवंशिक लक्षण के जीन यक्ष गुणसूत्र पर होते हैं। ठीक है ना, आनुवंशिक लक्षण के जीन यक्ष गुणसूत्र पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होते हैं नहीं होना चाहिए था, नहीं होते हैं, ये होना चाहिए था, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी कि जो वहां पर आनुवंशिक ये बीमारी कौन कौन सी, सीधा सीधा इसका मतलब है कौन सी इसमें से आनुवंशिक बीमारी नहीं है। ठीक है, तो रंजकहीनता का मतलब होता है वर्णांधता, कलर नहीं पहचान पाना। हीमोफिलिया, ये भी आप जान रहे हो कि ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड निकलता जाएगा। सिकल सेल एनीमिया का मतलब है दात्र कोशिका अरक्तता, आपने पढ़ा था। ठीक है, ये तीनों बीमारी आपने पढ़ा है कि ये तीनों बीमारी आपके आनुवंशिक बीमारी हैं, यही पढ़ा है ना। मलेरिया पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना, यहाँ पर ये होना चाहिए था, ये आंसर इसका ये वाला होगा। ठीक है, डी वाला। क्लियर, आगे देखते हैं। यक्ष लिंग, यक्ष की बात कर रहा है, लिंग गुणसूत्र के जीन जोड़ियों में पाए जाते हैं, ये बात सही है, किंतु इनके एलील वाई गुणसूत्र पर नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि जो एक्स लिंग जो गुणसूत्र होता है, ये इनके जीन जो होते हैं हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं, लेकिन वाई वाले पर इनके एलील्स नहीं होते, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के जीन अलग अलग होते हैं, दोनों में विभिन्नता होती है। ठीक है ना, इसका आंसर होगा एक्स तथा गुणसूत्र तथा वाई गुणसूत्र के जीन कैसे होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, तभी तो लड़का लड़की हो जाता। अगर दोनों समान होगा तो लड़की हो जाएगा, और वाई पर अलग होने की वजह से वो लड़का हो जाता है। समझ में आया? चलो, ये वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। संसार में XX तथा XY लिंग निर्धारण के आधार पर पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या, ये सीधा बोल रहा है कि पूरी दुनिया में और नेचर के हिसाब से पूरी दुनिया में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिए बराबर में, यही है।
ठीक है, नेचर के हिसाब से लड़के जितने होने चाहिए उतने ही लड़कियां होनी चाहिए, नेचर का है। ठीक है, ये बात अलग है कि हम लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लिंग, यहाँ पे थोड़ा सी गलती हो गई है बच्चा, देखो हमने इनसे कहा था तो थोड़ा सा करेक्ट करके मुझे भेजे थे, लेकिन यहाँ पर जो लगाया गया वो गलत लगा दिया गया है, गलत वाली ही स्लाइड लग गई थी, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ होना चाहिए था लिंग सहलग्न वंशागति। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न वंशागति से संबंधित है। ठीक है ना, बोल रहा है कि कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि वंशागत है, लिंग संलग्न वंशागत है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। रात का अंधापन जिसको हम रतौंधी कहते हैं, अगर इसको कोई देखेगा और वर्णांधता देखेगा, 100% कह रहे हैं ना हम, ये श्योर हैं कि आपके 50% से एबव बच्चे, ये गड़बड़ा जाएगा उनके दिमाग में, उनको मतलब ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि अंधापन वाला सही है कि वर्णांधता सही है, अगर मैं ध्यान से नहीं देखेंगे तो। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन जरूर होगा, तो आपको इसको बता दें कि ये रतौंधी है, विटामिन ए की कमी की वजह से होती है रतौंधी, ये रतौंधी वाली बीमारी है बच्चा, विटामिन वाली कमी से। मधुमेह का मतलब है शुगर ना, ल्यूकोडर्मा ये अलग बीमारी है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये बोला है कि लिंग संलग्न बीमारी कौन सी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली लिंकेज वाली बीमारी है, यानी एक किसी जीन का टांग पकड़ लिए और पकड़े रह गए और 4-5 पीढ़ी तक पकड़े ही रह गए और बीमारी चलती रही। ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो। ठीक, तो इसका आंसर ये वाला सही होगा, डी वाला। ठीक है ना, 5 का डी भी और 6 का भी डी। ठीक है, चलो आगे चले, 7-8 में देख लेते हैं, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, पूरे आपके जेनेटिक्स का सबसे आसान क्वेश्चन। बोला है कि मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण कौन करता है। मैंने पक्षी का बताया था, मैंने ड्रासोफिला का बताया था, मधुमक्खी का बताया था और मनुष्य का भी बताया था ना, याद होगा। माँ के लिंग गुणसूत्र बिल्कुल नहीं, दोनों तो समान होता है, XX होता है। अंडाणु का माप, कितना बड़ा अंडाणु होगा ये, बिल्कुल नहीं। शुक्राणु का माप नहीं। पिता के लिंग गुणसूत्र बिल्कुल X एंड Y वाला करता है ना, ये Y वाला करता है। चल, मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्य रूप से होती है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो लिंग संलग्न, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि लिंग संलग्न जो वंशागति होती है किस गुणसूत्र की वजह से होती है, तो ये X गुणसूत्र की वजह से होती है। मैंने कहा था कि दुनिया की कोई भी वंशागत बीमारी हो सिर्फ X पे लेके चलती है और किसी पे नहीं चलती है, तो ऑटोसोम्स की बात ही नहीं होगी यहाँ पर। ऑटोसोम्स में तो 22 जोड़ी आपके मेल फीमेल दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं। और जो Y वाला गुणसूत्र है ये तो सिर्फ लड़का बनने के लिए होता है, और इसमें जो X गुणसूत्र होता है तो वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, या फिर आपके इधर क्लाइनफेल्टर्स आए थे, X ही बढ़ा था, Y कहीं बढ़ा था, Y घटा था नहीं, Y की वजह से नहीं हो रहा था, सब गड़बड़ी इसी की वजह से होती है, यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 9-10। एक वर्णांध व्यक्ति में रंग की पहचान नहीं होती है। अगर मैं आपके कोई वर्णांध व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर लोग सोचेंगे लाल हरा लाल हरा लाल हरा, मैंने उसमें बताया भी था कि नीले रंग की भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर देखो, हरा और नीला दिया है, हरा कॉमन हो गया, हरा की तो होती ही बात है, नीले की भी होती है बात। ठीक है, दोनों में प्रॉब्लम। लाल और नीला, नीला आ चुका है तो नीला तो है ही, मैंने कहा था, लाल भी आ गया। यहाँ हरा और लाल, यहाँ हरा मिल गया था, यहाँ लाल मिल गया, यानी लाल हरा सब मिला के आपका क्या हो जाएगा, हरा लाल नीला, ये दोनों तीनों आ गए ना,
तो सबका सब हो जाएगा डी वाला आंसर, यानी लाल हरा नीला तीनों में इसमें प्रॉब्लम होती है, वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन लिंग सहलग्न लक्षण, इससे सोच लो कितनी बार क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब बहुत आसान है, देखो तपेदिक बुखार आना ऐसा होता है नहीं, रिकेट्स हड्डियों का कमजोर होना नहीं, यह तो आपके खाने पीने, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष, जैसे मैं चश्मा लगाई हूँ मुझे दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, तो ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा मेरे चश्मा नहीं लगाते, ठीक है ना, तो दादा दादी भी नहीं लगाए तो मैं लगा रही हूँ, ऐसे तो ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी क्या शारीरिक प्रॉब्लम है। खाने पीने पढ़ने लिखने बहुत सारे कारण की वजह से आँख खराब हो सकता है, रोशनी थोड़ी कम हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो कौन सा बचा इसमें हड्डी कमजोर हो जाएगी, इसमें लगातार बुखार आएगा, ये आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, कौन बचा, ये वाला ना, हाँ सही। आ जाए नेक्स्ट में, नंबर आपका 11-12 में आ गए। बारपिंड कहाँ पाया जाता है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। बारपिंड आपके हम एनसीईआरटी में देखे थे, आपको नहीं पढ़ना था इसलिए मैंने नहीं बताया था। आज की क्लास में आप जरूर टाइप करिएगा कि आपको बारपिंड जानना है क्या, तो मैं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं था और आपके सिलेबस में नहीं है और आपके आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन में भी नहीं पूछेगा। समझ में आया, तो इसलिए मैंने नहीं बताया था, ठीक है। तो बारपिंड क्या होता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र का जो लुच्छा होता है वो शरीर में पाया जाता है, ये फीमेल में ही पाया जाता है, ये आपको नहीं बताया है इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं कि स्त्री के दैहिक कोशिका में होता है। दैहिक जो शरीर की और कोशिकाएं होती हैं, यानी 22 जोड़ी वाला गुणसूत्र होता है, तो उसके जो वो पूरे दैहिक कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो उनमें एक अतिरिक्त और पिंड पाया जाता है गुणसूत्र का, वही होता है बारपिंड, ठीक है। आगे देखते हैं, हीमोफीलिया में क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, याद होगा ना। लाल रुधिराणु चिपक जाते हैं, लाल रुधिराणु एकदम चिपक जाएंगे, तो आपका वो नहीं है, ठीक है ना। हीमोफिलिस हो जाता है, हीमोफिलिस मतलब इस कंडीशन को तो हीमोफिलिस ही कहते हैं, ये तो बात नहीं है। श्वेत रुधिराणु अधिक हो जाते हैं, नहीं ये कैंसर का काम करने लगता है, जब WBC शरीर में बढ़ जाए ना तो ब्लड कैंसर होता है, ठीक। ये वाला है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। अब थक्का शरीर के अंदर नहीं बनना है, शरीर के बाहर बनना है। जब आपका कटे तो उसको ब्लड शरीर से बाहर न निकल जाए, उस पे एक थक्का बनना है, उसको रोकने का काम करना है, ये चीजें, ठीक है। ये हो गया, आगे देखें, आगे आपके 13-14 में, मनुष्य में नर संतान के लिए गुणसूत्र, इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा क्या, मुझे तो नहीं लगता है ना। मनुष्य में लड़का कब पैदा होता है, होगा जब होना चाहिए था, ये जबर लिखा है, ये नहीं होगा। माँ का पोषण गर्भावस्था में अधिक हो, क्या मम्मी अगर माँ को खूब ज्यादा खिलाए पिलाया जाए खूब अच्छे से, तो क्या लड़का होगा, ऐसा नहीं है, लड़की भी हो सकती है, बस बेबी स्वस्थ होगा। पिता माँ से अधिक शक्तिशाली हो, ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। बच्चे में यक्स वाई गुणसूत्र हो, बच्चे में एक्स गुणसूत्र हो, तो ये तो पता है कि ये फीमेल है और ये मालूम है कि मेल है, यानी कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, XY की वजह से लड़का होगा, वही बोला है। लड़का कब होगा, तो C आंसर होगा, ठीक। 15 में देखें, मनुष्य के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु बोला है, माँ का जो अंडाणु है, ठीक है ना, माँ में जो अंडाणु निकल रहा है, तो यही होता है ना, फीमेल का जो अंडाणु होता है और मेल का शुक्राणु होता है, दोनों जुड़ते हैं तब जाके क्या बनता है, आपका जायगोट का निर्माण होता है और भ्रूण का निर्माण होना शुरू होता है। तो हम क्या जानते हैं कि अंडाणु, मनुष्य में आपकी फीमेल की बात किया, अंडाणु बोल दिया तो फीमेल है, तो हम क्या जानते हैं कि अंडाणु में आधा ही होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु बन जाते हैं तो उसमें आधा गुणसूत्र होता है, तभी तो दोनों मिलके 46 होते हैं, यही होता है ना, ठीक है। तो क्या जो सुने हैं, तो होगा टोटल 23
23 में क्या हो जाएगा 22 जोड़ी मत कहना, क्योंकि ये आधा आया है तो आधा तो 23 ही होगा ना, पूरा होता तब 46 होता, आधा आया है जोड़ी में होता तो 46 होता, आधा है तो 22 क्या होंगे ऑटोसोम्स हो जाएंगे, यानी कि एक जैसे हो जाएंगे, सम युग्मक वाले गुणसूत्र हो जाएंगे ना। और जो आपके 22 वाले, फिर उसके बाद जो 23वां वाला यानी कि एक जो बचेगा वो कैसा होगा लिंग गुणसूत्र हो जाएगा, ठीक है ना, वो एक्स वाला हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा 22 ऑटोसोम्स तथा एक लिंग गुणसूत्र। बाकी बोला है 22 जोड़ी, कभी सही नहीं होगा। 44 जोड़ी नहीं, ये तो कोशिका पूरी तरह जाइगोट जब बन जाएगा तब इस तरह से शुरू होता है। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स बिल्कुल नहीं, जोड़ी में है ही नहीं, आधा है, तो ये वाला सही होगा, ये वाला सही है। ठीक, 15 क्वेश्चन क्रॉस कर लिए, 16 में पहुंच गए। मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे अंडाणु शुक्राणु का नाम नहीं लिया, बोला कुल कितनी होती है गुणसूत्र की संख्या। तो 22 जोड़ी ऑटोसोम तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, ये सही है ना, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है 21 जोड़ी, कभी होगा 21 का मतलब 42 होगा ना, पूरा तो नहीं होगा। अब 22 जोड़ी का मतलब 44 और एक जोड़ी का मतलब इसमें 2 आ जाएगा तो 44 2 46 हो गया, ये नहीं होगा। अब ऑटोसोम तथा एक जोड़ी, एक मिनट, 22 लिखा है यहाँ पे, जोड़ी भी नहीं लिखा है, और ये 22 जोड़ी ऑटोसोम्स लिखा नहीं, तो ये आपका आंसर कौन सा होगा 22 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो 15 और 16 क्वेश्चन आया ना, घबरा के लोग उल्टा सीधा इसमें मार्क करके चले आते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा सही होगा। ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना, इसको अच्छे से इस तरह से, ये बहुत ऐसे कुछ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसी में गड़बड़ी कर लेते हो। सेवनटीन 18 देख लेते हैं। उन लक्षणों को क्या कहते हैं जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं, यानी उन लक्षण को क्या कहेंगे जो जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होंगे और पकड़े रहेंगे पूरी तरह सहलग्न, मतलब एकदम साथ साथ लगे रहना, ये काम करने वाले, ये हुआ, यही है। ठीक, संतान कैसी होगी यदि माँ तथा पिता, देखो इसमें प्रॉब्लम आई है, इसीलिए मैं अपना क्वेश्चन लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे जो सही करके भेजे थे वो ना लगा के यहाँ पे गलत वाला ही सेट कर दिए हैं। मैं यहाँ पर सही कर ले रही हूँ इसको, एक मिनट बच्चा। 18 है ना, यहाँ से गड़बड़ है। पिता के बाद होगा रंजक हीनता। रंजक हीनता का मतलब होता है रंग की बात होती है, रंगों की बीमारी, यानी रंग को नहीं पहचानने वाली, यानी क्या हो जाएगा वर्णांधता, वर्णांधता बोला है, वर्णांधता। ठीक, तो ये बोला सीधे सीधा है, यह संतान कैसी होगी यदि माँ तथा पिता रंजकहीनता के लिए हेटेरोजाइगस होंगे। ठीक है, माँ तथा पिता दोनों के दोनों कैसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, बोल क्या रहा है, हेटेरोजाइगस है, माँ और पिता दोनों हैं। हेटेरोजाइगस का मतलब ये है कि दोनों के गुणसूत्र आपस में ही भिन्न भिन्न वाले हैं, हेटेरोजाइगस, ध्यान देना। ठीक है, माँ का जो गुणसूत्र है उसमें भी इसके कलर ब्लाइंडनेस को सी से शो करते हैं इसलिए, और एक ये आपस में हेटेरोजाइगस हुए ना, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर एक्स का यहाँ पे चेंज हो गया, एक पर आपके वर्णांधता वाले लक्षण हैं, एक में नहीं है। ये किसका है, माँ का है, हेटेरोजाइगस हुए। पिता का भी हेटेरोजाइगस हुआ, यहाँ पर क्या है, पिता के एक्स पर है, वाई पे तो रहेगा ही नहीं, तो ये पिता का है, हेटेरोजाइगस बोलेगा। रंजकहीनता बीमारी के लिए, या यहाँ पर पूरा हो जाएगा के लिए
हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस पूरा लिख दे अच्छे से। चलो पहले फिर से अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। यहां से कट करो, पिता हो गया ना, रंजक, यहां पर ये पूरा होगा, आप ऐड कर लेना, रंजकहीनता के लिए हेटेरोजाइगस हैं। हेटेरोजाइगस का मतलब होता है विषम है। विषम तब होगा कि दोनों गुणसूत्र एक जैसे ना हो, थोड़ी सी भी अंतर आएगा। तो माता का जब होगा बच्चा, तो माता का X और यहाँ पर C लग जाएगा और X नॉर्मल हो जाएगा। ये हेटेरोजाइगस हो गया माँ का, समझ में आया। और जब पिता का होगा तो पिता का तो ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि उनके X पर ही है, Y पर तो रहेगा नहीं, तो ये हो गया पिता का, ठीक है। अब ये माता और पिता दोनों का क्रॉस करवाओ। हमेशा जब ये क्रॉस करवानी प्रैक्टिस इतनी कर लो कि एग्जाम में बैठो फटाफट करके इसी से आंसर निकालो, समझे। तो आएगा ये है और ये है, ठीक है, आया, और ये आया। ये एक बना लो, इनको यहाँ पर सेट करो, ये यहाँ पर सेट करो, और ये X यहाँ पर, और इनके ये है ना, क्या लिख रही हूं मैं, ये C होगा ना, वर्णांधता है, यहाँ पे C होगा और Y तो नॉर्मल होगा। अब देखो ये जो है माँ का है, ये C है, ये भी C है, दोनों ले लगा तो दोनों पे लग गया। तो हमेशा क्या है कि जब माँ के जो फीमेल है उसके एक X पर इस तरह की बीमारी के लक्षण होंगे तो हमेशा वाहक होगा, वो सामान्य जीवन जिएगी, वो बीमारी पीड़ित नहीं होगी। लेकिन दोनों X पे लगने के बाद वो पीड़ित हो जाएगी, यानी इस लड़की को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। और उसके बाद है जब ये मिलेगा यहाँ पर तो एक X पे है, यानी कि सिर्फ वाहक होगी, नॉर्मल होगी वो, ठीक। और जब लड़के में मिलेगा ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये वाला तो हो गया, और ये अब लड़के से यहाँ से मिलेगा ना, इस वाले वाई से, तो यहाँ पर तो है, तो ये क्या हो गया, पीड़ित हो गई, जो होगा लड़का वो पीड़ित होगा। और ये X है, ये Y है, ये नॉर्मल होगा। अब आप इस वाले से निकालो, ये क्या है, पीड़ित है पूरी तरह से, इस लड़की को दोनों X पर कलर ब्लाइंडनेस के जीन मौजूद हो गए, ठीक। लड़का जो है उसके एक ही पर है, फिर भी वो पीड़ित है, ऐसा ही होता है, क्योंकि Y कभी भी वाहक का कार्य नहीं करता बीमारियों का। और जो ये है ये सामान्य होगी, और ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, सामान्य। तो इसका मैच कहाँ से कर रहा है, कुछ रंजकहीन कुछ सामान्य, यही वाला ना। सभी रंजकहीन मिले हैं, नहीं। सभी सामान्य, नहीं। कोई नहीं, ये वाला आंसर सही है। कुछ रंजकहीन होंगे और कुछ सामान्य होंगे, ठीक है। जब बोल दे कि हेटेरोजाइगस है तो हेटेरोजाइगस, अगर यहीं पे बोला जाता होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है सम, अजाइगस का मतलब युग्मजी, सम युग्मजी जब बोलता तो क्या हो जाता, माता के दोनों X पे इसके जीन हो जाते। सम का मतलब दोनों गुणसूत्र समान हैं। हेटेरो का मतलब यही तो इंग्लिश में दे के हेटेरो दे के यही तो फंसा दिया है, इसी से तो नंबर आपका गड़बड़ा जाएगा। इसी हेटेरो का मतलब होता है विषम, यानी दोनों गुणसूत्र कैसे हैं, विषम है, एक जैसे नहीं है, मतलब किसी एक पर होगा। इसके समझ में आया, एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूं, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। 19-20 आ गए। मनुष्य में वर्णांधता किस प्रकार का लक्षण है, जितना पढ़े वो बीमारी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। किस तरह का वर्णांधता लक्षण है, लिंग नियंत्रित नहीं, लिंग प्रभावित नहीं, यही है सही। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण लक्ष्मण लिखा है लक्षण होना चाहिए था, लक्ष्मण नहीं है, लक्षण नहीं है। तो कौन सा लक्षण नहीं है, क्रेटेनिज्म, भीमकायता, हाइपोथायराइडिज्म, रंजकहीनता, ठीक है। बोल रहा है कि आनुवंशिक लक्षण नहीं है, ठीक है ना। कौन सा आनुवंशिक लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा 20 का है ये आंसर। रंजकहीनता तो होगा, सही है ये, ठीक है ना। भीमकायता आया है, हाइपोथायराइडिज्म आया है, कौन सा लक्षण नहीं है इसमें देखना है, ठीक है। तो बताइए
ये आपने जब डाउन सिंड्रोम पढ़ा होगा तो उसमें आपका आया था, उसमें थायराइड ग्रंथि में भी प्रॉब्लम आ जाती है, आती है ना, तो उसकी वो आपका हाइपोथायराइड था, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, वहां पे आपने देखा था। तो ये भी तो आनुवंशिक लक्षण है, ठीक है ना। ये कहा भी जाता है कि माँ को है थायराइड तो बच्चे को भी हो सकता है, ठीक है। माँ को शुगर है तो बच्चे को भी शुगर हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये नया भी निकल जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्रेटिनिज्म ये भी है, लेकिन भीमकायता नहीं है। भीमकायता मतलब विशाल शरीर हो जाना, तो किसी भी वजह से भी हो सकता है, या वो नया भी हो सकता है कि ग्रोथ वाले हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो गए थे, तो ये वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। आगे देखें, 21-22 में आ गए, लिंग संलग्न वंशागति के अध्ययन की एक विधि हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, लिंग संलग्न वंशागति की के अध्ययन की एक विधि हो सकती है, मतलब ये बोल रहा है कि इसके थ्रू आप किसी भी बीमारी को पता कर सकते हो कि माँ को है तो बेटे में हुआ, पिता को है तो पुत्री में हुआ, ये पता कर सकते हो। तो कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है ना, एक विधि होती है। हम कह रहे हैं ना बार बार कि अगर मैं माता के गुणसूत्र पर कोई बीमारी का लक्षण है तो बेटा को भी वो बीमारी होगी, और पिता में है तो पुत्री वाहक का कार्य करेगी, ये बताए थे ना। तो पुत्री और पिता के समान होना, पुत्री व पुत्र पिता के समान होना, दोनों तो नहीं होंगे, सिर्फ पुत्री पिता के समान होगी, पुत्र का गुणसूत्र ऐसा नहीं होगा। पुत्री व पुत्र माँ के समान होना, पुत्र माँ के समान होगा, पुत्री नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। पुत्र माँ के समान, पुत्री पिता के समान, ये गुणसूत्र का होता है। यहाँ पे पुत्री माँ के समान कभी नहीं, पिता पुत्र के समान कभी नहीं, ये वाला आंसर सही है। इसी के थ्रू पता कर सकते हैं कि माँ को ये बीमारी है तो उसके बेटे में जाएगा, क्योंकि बेटे का जो एक्स गुणसूत्र आता है वो माँ से ही आता है, और एक्स गुणसूत्र पर ही बीमारी होती है, और एक्स गुणसूत्र पे ही जो भी लक्षण आते हैं विशेष वो वहां पर रहते हैं, वही माँ से आया है। तो वो, और आपको बताए हैं कि जो मेल होते हैं उनके वाई के गुणसूत्र पे इस तरह का कोई बदलाव नहीं होता, सिर्फ यक्स पे ही बदलाव आने से वो इस तरह की बीमारी से जूझते हैं। समझ में आया? और कहाँ से आया है? माँ से, यानी माँ कोई बीमारी है तो बेटे में होगा, यही बात है। और पिता में वाहक का कार्य करे तो पिता में है, माँ का गुणसूत्र सामान्य था, पिता में था तो पुत्री में वाहक का कार्य किया ना, ये चीज समझ में आया? ये वाला सही है। सामान्य पुरुष तथा वड़ांध नारी के विवाह से बच्चे, अभी आपने उधर देखा था हीमोफीलिया में कि पिता को हीमोफीलिया है, माता नॉर्मल है। यहाँ पे बोला है सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष का मतलब ये नॉर्मल है, और वड़ांध नारी का मतलब है कि यहाँ पर ये पूरी तरह से वो कवरेज में है, ठीक है। करवा दो क्रॉस, देख लो, क्रॉस करवा के खुद क्लियर हो जाएगा। दोनों एक्स पर यहाँ पर हो चुका है यहाँ पे इन्फेक्शन, मतलब फैल चुका है इनको, यहाँ पे नॉर्मल है। अब देखना लड़का पूरी तरह से पीड़ित हो जाएगा, अब बेटी वाहक होगी, ये दोनों एक साथ आएंगे, यहाँ पर होगा, एक पर है वाहक करेगी, नॉर्मल जिंदगी जिएगी, यहाँ पर भी है, ये नॉर्मल हो जाएंगी, मतलब ये नॉर्मल जिंदगी जी सकती हैं। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचा, वाई पे कोई वो नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए? पुत्र क्या हो गए? पीड़ित। कहाँ पर मिल रहा है कि पुत्र आपके वड़ांध हों और पुत्रियां वाहक हैं? वड़ांध पुत्र होंगे, पुत्रियां, वो ये दोनों को वड़ांध बोला है? नहीं, पुत्रियां व पुत्र सामान्य होंगे, पुत्र वहां समान है ही नहीं। वड़ांध पुत्रियां होंगी, पुत्र समान होंगे। बोल रहा है कि लड़का नॉर्मल होगा? नहीं, क्योंकि लड़के में तो आ गया तो वाहक पीड़ित हो चुका है, यानी पुत्र वड़ांध होगा, वाहक पुत्रियां होंगी, ये वाला आंसर सही है। समझ में आया? देख लिया? चलो 23 देख लेते हैं। लाल हरी वड़ांधता होना चाहिए था, लाल हरी वड़ता, वड़ता मतलब कलर, किस कारण हो सकती है? विटामिन की कमी से, अधिक मदिरा पीने से, यक्ष गुणसूत्रों की वंशागति से, अधिवृक्क की क्रिया से। हाँ, तो यक्ष गुणसूत्रों की वंशागति से, यही है ना।
लाल हरे में प्रॉब्लम तब आती है जब यक्स के गुणसूत्र पर इसके मौजूद हो जीन और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले, तभी जाके ये होता है। ठीक, चलो आगे। अच्छा 24 में इतना ही है, चलो चलते हैं। मनुष्य के संबंध में कौन सी बात सही है? मनुष्य के संबंध में मतलब मानव है तो कौन सी बात इसमें सही होगी? सभी शुक्राणु में यक्स गुणसूत्र होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आधे में यक्स होता है आधे में वाई होता है, मालूम है ना। 23 जोड़ी का सेट आता है तो इसमें लास्ट में एक्स और वाई वाला होता है। ये कटता है 23 जोड़ी वाला तो यक्स वाला होता है, 4 बनते हैं ना, 4 स्पर्मिड बनते हैं और एक्स और वाई वाले। ठीक है, तो 2 आपके एक्स वाले निकल जाते हैं 23 नंबर के और 2 आपके वाई के, यानी आधा गुणसूत्र यक्स, आधा जो शुक्राणु होगा यक्स गुणसूत्र वाला होगा और आधा जो होगा वाई वाला होगा। तो ये बोला सभी शुक्राणु एक्स वाले होते, कभी नहीं होगा। सभी शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होता है, ऐसा भी नहीं होगा। सभी अंडाणु समान होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अंडाणु में यक्स ही रहेगा क्योंकि दोनों सेट कौन से थे? एक्स वाले थे। आधा हुआ तो ये 23 हो गए, ये 23 हो गए, क्योंकि दोनों मिला के कितने थे? 46 थे। आधा हो गया, यहां से बट गया तो ये भी एक्स वाला ही होगा, ये बटेगा तो भी एक्स वाला होगा। ठीक है, कुछ अंडाणु में यक्स था कुछ में वाई, ऐसा नहीं, अंडाणु में तो सेम होता है। तो इसका आंसर ये वाला सही होगा। और लास्ट का क्वेश्चन देख लो, मजा आया होगा पढ़ के, है ना। जिसने पूरा क्लास अटेंड किया होगा ना उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सब क्लियर हुआ होगा। बच्चे के लिए पक्का, बच्चे के लिंग होगा ना, चाहिए थे यहाँ पे लिंग होगा। लिंग का पता लगाया जाता है केवल जन्म के समय, बच्चा पैदा हो जाएगा तब नहीं, गर्भ आरंभ के समय, यानी बच्चा पेट में बनना शुरू हुआ है तब बताना आप, गर्भ धारण के कुछ समय बाद, और कभी भी। अरे कभी भी का मतलब वो जब आ गया तो उससे क्या पता करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गर्भ धारण के कुछ समय बाद, गर्भ के आरंभ होते ही, गर्भ के आरंभ होते ही, ऐसा नहीं है कि गर्भ धारण के कुछ समय बाद ही पता करो तभी लड़का लड़की पता चलेगा, ऐसा नहीं है। गर्भ आरंभ जैसे ही होता है तो आरंभ में आप यही भी बात होती है ना उस समय, क्योंकि तो वो निषेचन जो किया है वो शुक्राणु वाई वाला कर दिया है, तो जो जाइगोट बना है इस वाले में कौन सा गुणसूत्र हो जाएगा? और एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही गर्भधारण शुरू हो गया, शुरू के समय ही पता कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो आरंभ होते ही आप पता कर सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन ये पता करना गैर कानूनी है, सजा हो सकती है उस हॉस्पिटल को, उस डायग्नोस्टिक सेंटर को, आपको, सबको हो सकती है, डॉक्टर को भी हो सकती है। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके आगे आपके 25 क्वेश्चन और लेकर आऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन होगा, कहीं कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक, ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन।